वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति अंकित इंग्लिश क्लासेस। साथियों, आज आप लोग इस सेशन में पास्ट टेंस के अंतर्गत जो 4 फॉर्म्स होते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बारे में विशेष जानकारियां प्राप्त करेंगे। ऐसे तो सामान्य बातें आप लोग पुस्तकों के माध्यम से बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, हाँ, जानते आ रहे हैं। तो आए देखें कुछ विशेष बातें। तो पहले हम आप लोगों के सामने पास्ट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित कुछ वाक्यों को रखने जा रहे हैं। आप लोग उन्हें देखेंगे, समझेंगे। तो आए देखें। तो अभी हम जो चर्चा करेंगे वो पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि टेंस के अंतर्गत हम 4 प्रकार के वाक्यों को व्यक्त करते हैं, माने अपने कथन को 4 वाक्यों के जरिए एक्सप्रेस करते हैं अंग्रेजी में, हाँ, टेंस के अंतर्गत। तो उनको ध्यान में रखते हुए मैं कुछ वाक्यों को आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं। तो आए देखें। He wrote a letter. He did not write a letter. Did he write a letter? हाँ, क्या हुआ? Did he write a letter? Did he not write a letter? He always helped me. It is time you studied. If you reach down time, you would get a prize. She
यूज टू हेल्प मी। चलिए, ये 8 जो सेंटेंसेज है आप लोगों के सामने रखे गए हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट से बिलोंग करते हैं। हाँ, टेंस के आधार पर, और कुछ इनमें शामिल हैं वाक्य जो कि पास्ट इंडेफिनिट में होते हुए भी सेंस कुछ अलग देते हैं, उन्हें भी हाँ इसमें रखा गया है। तो आए अब देखें, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान होता है वो तो बहुत पहले से आप लोग जानते आ रहे हैं। तो क्या होता है, हाँ, क्रिया के अंत में आ, ई, ए, ता, था, ते, थे, ती, थी इत्यादि रहता है, तो उसका पहचान सामान्यतः पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। ठीक है, लेकिन यही इतना पहचान काफी नहीं। मेन चीज जानना है कि वास्तव में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत जो वाक्य बनाए जाते हैं वो ठीक है, टेंस के आधार पर तो बनते ही हैं, लेकिन सेंस पर भी ध्यान देना होता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत स्ट्रक्चर तो हुआ सेंटेंस का, लेकिन सेंस क्या दे रहा है उस पर भी ध्यान होना चाहिए। जैसा कि हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि किसी वाक्य की रचना टेंस और सेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए और समझना चाहिए। ठीक है, तो आए उनसे संबंधित कुछ वाक्यों को हम टेंस और सेंस के आधार पर आप लोगों के सामने पेश किए हैं। तो चलें पहला वाक्य देखें। पहला वाक्य क्या है? पहला वाक्य है कि ही रोट अ लेटर। तो यह जो सेंटेंस है यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। यह क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत है। तो इसमें अब देखें कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ही क्या है? सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर में है। रोट क्या है? हाँ, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी V2 जिसको लोग कहा करते हैं। तो ये रोट जो है यह राइट का सेकेंड फॉर्म है। राइट, रोट, रिटन होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ें। अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। उसके बाद फुल स्टॉप, उसके बाद फुल स्टॉप है। तो यही फार्मूला हो गया। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत यदि पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो यानी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना हो तो क्या करते हैं? सब्जेक्ट रखते हैं सबसे पहले, उसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे कि V2 लोग कहा करते हैं उसको रखते हैं। अब प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे यदि रहेगा तो। ऑब्जेक्ट के जगह पर मान लीजिए कोई अदर वर्ड्स हो तो उसको रख देंगे, या नहीं होगा तो छोड़ देंगे। चलिए, तो यह जान गए कि सब्जेक्ट प्लस V2 और प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस का निर्माण पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत इस प्रकार होता है। अब निगेटिव सेंटेंस का निर्माण करना होगा पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत, तब क्या करते हैं? तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, और डिड क्या है? हाँ, पास्ट टेंस के अंतर्गत जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें सहायक क्रिया का कार्य क्या करता है? डिड। सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल हम डिड को करते हैं, या हेल्पिंग वर्ब है। इसको याद रखिएगा, पहले हम चर्चा कर चुके हैं। चलिए, तो अब निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं? सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया रखते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया का कार्य डिड करता है।
तो डिड रख दिए सहायक क्रिया। चलिए हेल्पिंग वर्ब हो गया है डिड। उसके बाद में चले तो नॉट माने नहीं, तो इसको हम रख दिए नॉट को। उसके बाद में आगे बढ़े तो जो राइट है, अब इस पर ध्यान दीजिए। राइट क्या है? यह इन्फिनेटिव विदाउट टू है। इन्फिनेटिव विदाउट टू के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इन्फिनेटिव विदाउट टू का मतलब होता है कि देखिए इन्फिनेटिव जो होता है वो तो टू अ प्लस V1 होता है। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू अ प्लस V1 बराबर इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनिटिव, हाँ इन्फिनेटिव विदाउट टू होगा तो उसमें से टू को हटा देंगे। टू को हटा देंगे तब क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव विदाउट टू हो जाएगा। तो टू को हटा देंगे तो क्या बच जाता है? V1। तो यही इन्फिनेटिव विदाउट टू है राइट, जो जिसे V1 के रूप में रखते हैं। ठीक है। और ऑल लेटर जो है यह ऑब्जेक्ट है। फुल स्टॉप हो गया। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर हुआ? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ V1 जो है इन्फिनेटिव विदाउट टू है। हाँ ध्यान में रखिएगा। चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए कैसे बनाएंगे। डिड ही राइट अ लेटर? तो देखिए डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के पहले सहायक क्रिया को रखते हैं, और यदि मान लीजिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू हो, चाहे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जिस इंट्रोगेटिव वाक्य में, तो उसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हेल्पिंग वर्ब के पहले रख देते हैं, यानी डिड के पहले रख देंगे। जो भी हो, व्हाट हो, वेयर हो, व्हेन हो, माने जो भी हो उसको डिड के पहले रख देंगे यदि रहेगा तो। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या किए? सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब रख दिए, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया। तब यही इन्फिनेटिव विदाउट टू है, यानी V1 है। यह क्या है? ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में फुल स्टॉप की जगह पर प्रश्नवाचक चिन्ह रखेंगे, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। चलिए अब इंट्रोगेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव के बारे में जान लें। तो यह क्या है? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसमें क्या समझ गए? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद इन्फिनेटिव विदाउट टू यानी V1 प्लस इसमें ऑब्जेक्ट है। हाँ ऑब्जेक्ट रहे वह कोई भी अदर वर्ड्स रहे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये चार प्रकार के जो वाक्य हम टेंस के अंतर्गत उपयोग में लाते हैं, उनका स्ट्रक्चर इस प्रकार के है। अब थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं। हाँ इनसे आगे बढ़ते हैं। टेंस और सेंस के आधार पर आगे हम वाक्यों को आप लोगों के सामने कुछ पेश किए हैं। अब उन्हें देख लें और समझें। जैसे पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत किसी भी कार्य को बार बार होने का भाव मालूम हो या आदत का भाव मालूम हो, भूतकाल में होने का, तो उसका भी अनुवाद हम क्या करते हैं? अंग्रेजी में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, हाँ ये पांचवा जो सेंटेंस है यह क्या है? ही ऑलवेज हेल्प्ड मी। तो यह क्या दर्शा रहा है कि भूतकाल में हाँ बराबर यह कार्य होता था, माने आदत थी। हाँ कार्यों को जो हो रहा था, होता था भूतकाल में, चाहे जो हुआ वो हाँ आदत बन गई थी, माने बराबर होती रहती थी। जैसे ही ऑलवेज हेल्प यू का मतलब क्या हुआ हिंदी में? हाँ वह
मेरी मदद हमेशा किया करता था, चाहे करता था, वह हमेशा मेरी मदद करता था, चाहे उसने मेरी मदद हमेशा किया। तो एक आदत झलक रहा है ना, आदत का भाव झलक रहा है हमेशा। तो इसमें क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का उपयोग किया जाता है। जब आदत का भाव दर्शाना होता है तो उसमें क्या किया जाता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को उस वाक्य में रखा जाता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जानिए रहे हैं, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, एटसेट्रा, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो पास्ट इंडेफिनिट में जब आदत शो करना हो तो वैसे वाक्यों का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम रख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आदत का भाव झलकता है कि भूतकाल में आदत के रूप में कोई कार्य वैसा किया जाता था। ठीक है, तो चलें अब आगे बढ़ते हैं। छठा देखिए क्या कह रहा है, इट इज टाइम यू स्टडीड। तो देखिए यहां पर जो इट इज टाइम जो है, उसके बाद में जो यह यू स्टडीड है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन पूरा सेंटेंस जो है यह मिल करके इट इज टाइम यू स्टडीड मिल करके, जो यू स्टडीड पास्ट इंडेफिनिट में है, ये पूरा सेंटेंस हुआ। वो क्या दर्शा रहा है, प्रेजेंट टाइम को दर्शा रहा है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में है, लेकिन इट इज टाइम के साथ इसको रख दिया गया पास्ट इंडेफिनिट को, तो यह प्रेजेंट टाइम को डिनोट कर रहा है, यह प्रेजेंट टाइम को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज टाइम यू स्टडीड का देख लीजिए कि यह प्रेजेंट टाइम को डिनोट कर रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब यही हुआ कि इट इज टाइम फॉर यू टू स्टडी। देखिए हो गया ना। तो इसमें कहा कोई पास्ट टाइम का झलक नहीं ना रहा है, कहीं नहीं, कहीं वाज, चाहे कोई भी वैसा पास्ट टाइम को दर्शाने वाला कोई भी इसमें इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत कोई वर्ड नहीं है, नहीं ना है। देखिए इट इज टाइम फॉर यू टू स्टडी, इसका मतलब हुआ कि इट इज टाइम यू स्टडीड। तो यही कहते हैं कि टेंस के साथ साथ सेंस पर भी ध्यान देना चाहिए। और पूरी इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि सेंटेंस का जो निर्माण होता है, जो हम यूज करते हैं अपनी भाषा में, बोलचाल में या लिखने में, तो उसमें टेंस और सेंस दोनों पर ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब देखिए यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में होते हुए प्रेजेंट टाइम को डिनोट कर रहा है। आगे अब बढ़े, इफ यू रीच्ड ऑन टाइम यू वुड गेट अ प्राइज। अब देखिए इसमें क्या है, पहला इसमें दो क्लॉजेज हैं, इफ यू रीच्ड ऑन टाइम और दूसरा यू वुड गेट अ प्राइज। तो इसमें है इफ यू रीच्ड ऑन टाइम, तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत है। जो क्लॉज इफ यू रीच्ड ऑन टाइम जो है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत है, इसका स्ट्रक्चर है। और देखिए यू वुड गेट अ प्राइज, विल जो है वुड हो गया, ये भी पास्ट टाइम को माने पास्ट टेंस में है, लेकिन ये दोनों मिल करके एक सेंटेंस जो बन गया, दो क्लॉजेज मिल करके, इफ यू रीच्ड ऑन टाइम यू वुड गेट अ प्राइज। यह पूरा कंप्लीट सेंटेंस जो है वो सेंस क्या दे रहा है, प्रेजेंट या फ्यूचर का। ये कंडीशन शो कर रहा है, इसमें शर्त दर्शा रहा है। देखिए भाव यहाँ शर्त की है, शर्त दर्शा है
लेकिन संभावना उस शर्त को पूरा होने की कम है। ऐसे स्ट्रक्चर से यह पता चलता है, हाँ शर्त तो दर्शाता है, कंडीशन तो जरूर शो करता है, लेकिन वो शर्त जो है वो पूरा होने की संभावना कम रहती है, भाव उसका कम रहता है होने का, संभावना ठीक है। तो यह जो पास्ट टेंस में ये दोनों क्लॉजेज हैं, एक तो क्या है देख लिए, पास्ट इंडेफिनिट में पहला है ना, ठीक है, और सेकेंड क्लॉज भी विल का वुड हो गया तो पास्ट टाइम को ये डिनोट कर रहा है, ठीक है, पास्ट टेंस में है। लेकिन इनका सेंस क्या हो रहा है, अब यह देखिए, अब टेंस पर मत जाइए, ये दोनों पास्ट टेंस के हैं, फिर भी सेंस क्या दे रहे हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर का। कैसे? इसका मतलब यही नहीं हुआ कि यदि आप समय पर पहुंच गए होते तो आप इनाम पा गए होते, माने समय पर आप पहुंच जाते तो आपको इनाम मिल जाती, यानी इनाम आप पा लेते। तो हो रहा है ना, इसे प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम का बोध हो रहा है ना, तो ठीक है। चलिए अब आगे चलें। शी यूज्ड टू हेल्प मी, अब देखिए यहां भी यह आदत दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? कि वह मुझे मदद किया करती थी। जिसका मतलब क्या हुआ, शी यूज्ड टू हेल्प मी का मतलब क्या हुआ हिंदी में अर्थ, वह मुझे मदद किया करती थी। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट में है, शी यूज्ड लग गया है, शी है उसके बाद में सेकेंड फॉर्म है, यूज का यूज्ड हो गया है, V2 है, तो सेंटेंस तो बन गया पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन सेंस क्या दे रहा है? यह सेंस दे रहा है आदत का। सेंस पर भी ध्यान देना है, ठीक है, भूतकाल में है, भूतकाल में ही इसका सेंस मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है कि अब फ्यूचर या प्रेजेंट में दे रहा है। लेकिन ऐसे वाक्यों से क्या भाव झलक रहा है? आदत की भाव झलक रही है। क्या आदत की भाव झलक रही है? कि वह मुझे मदद किया करती थी। तो यदि आदत का भाव झलके, कोई शर्त का भाव झलके है, तो जो कि भूतकाल में हुआ हो इत्यादि और से बहुत से वाक्य हैं, तो वैसे वाक्यों का निर्माण पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत किया जाता है। हाँ, समय को थोड़ा ध्यान में रखते हुए अब ज़्यादा विशेष चर्चा करना उचित नहीं समझते हैं, आगे और बढ़ना है, इसलिए अब आप लोग समझ गए होंगे, हाँ, इसके आधार पर कि किसी भी वाक्य का निर्माण जो होता है वो टेंस और सेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आप कुछ वाक्यों को देखें, हाँ, कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहते हुए भी प्रेजेंट टाइम का बोध कराते हैं, तो कोई प्रेजेंट फ्यूचर का बोध कराता है, तो कुछ उसमें आदत की भाव झलकती है ना भूतकाल में। तो चलें अब आगे आप लोगों को ले चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। अब उसको समझें, तो इसको हटा देते हैं। तो आए अब देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस।
टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान के बारे में तो आप लोग बहुत पहले से जानते आ रहे हैं। क्या कि रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि क्रिया के अंत में रहता है, वाक्य के अंत में रहता है, तो आदमी क्या समझता है कि वो सेंटेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ये तो सामान्य बातें रहीं, ये तो पुस्तकों में आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या सेंस होता है, क्या मतलब होता है, उसको न जानना है। तो पास्ट कंटिन्यूअस जो है वह क्या डिनोट करता है? ये रहा था, रही थी, रहे थे से क्या मतलब निकल रहा है? हाँ, कि कोई काम पास्ट टाइम में हो रहा था, हाँ, पूरा नहीं हुआ था, नहीं, वो हो रहा था। तो इससे क्या मतलब निकल रहा है? हाँ, तो इस पास्ट कंटिन्यूअस को हम क्या कहते हैं? पास्ट इम्परफेक्ट। उसी को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि जो पास्ट कंटिन्यूअस होता है वो क्या होता है? पास्ट इम्परफेक्ट होता है, पास्ट प्रोग्रेसिव होता है। क्योंकि काम जो था वो उस समय तक कंप्लीट नहीं हुआ था, जारी था, माने इम्परफेक्ट था, परफेक्ट नहीं था। तो जो कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वह यही डिनोट करता है, उससे यही जानकारी मिलती है, यही विशेष बातें हैं, इसको समझना है। रहा था, रही थी से मतलब नहीं है। उस भाव को समझिए, उस सेंस को समझिए कि वास्तव में क्या स्ट्रक्चर कह रहा है। जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत वाक्यों का निर्माण होगा उसका क्या सेंस होता है, वो क्या बता रहा है? यही बता रहा है कि जो काम था वो भूतकाल में जारी था, समाप्त नहीं हुआ था। माने इसीलिए उसको क्या कहा गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसीलिए उसका नाम दिया गया इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट इसीलिए कहा गया। परफेक्ट के माने तो जानिए रहे हैं, आप लोग पढ़े ही हैं पूर्व में। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये सब तो बता दिए हैं। उसी आधार पर आगे बढ़िए और कुछ अपना अनुमान लगाइए। तो यह क्या कह रहा है कि काम जो था वो जारी था, भूतकाल में पूरा नहीं हुआ था। रिपोर्ट लेने तक, जब रिपोर्ट लिया गया हक किसी भी काम को करने का भूतकाल में, तो जिस समय रिपोर्ट तैयार किया गया था उस समय वो काम जो था वो क्या था? जारी था। हाँ, इम्परफेक्ट था, पूरा नहीं हुआ था। रिपोर्ट लेने तक किसी भी काम को, पढ़ने, लिखने, गाने, सोने, खोने, कुछ भी जो भी कहिए करने का काम जो किया गया था, रिपोर्ट लेने के समय में उस समय वो काम किया जा रहा था। जो भी काम किया जा रहा हो, हम यह नहीं कह रहे हैं, कुछ भी काम किया जा रहा हो जो भूतकाल में किया जा रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत यही भाव झलकता है कि वो काम उस समय तक, रिपोर्ट लेने तक वो जारी था। हाँ, जब रिपोर्ट काम का लिया गया, पढ़ने का, लिखने का, गाने का, तो उस समय तक वो व्यक्ति वो काम कर रहा था, चाहे वो काम किया जा रहा था, हाँ, उसमें वो पूरा नहीं हुआ था, यानी उसकी कंटिन्यूटी बरकरार थी उस काम की भूतकाल में। तो वैसे वाक्यों को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। इसीलिए इसको पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहा जाता है। हाँ, परफेक्ट काम नहीं रहता है, नहीं, ठीक है। तो चलें अब वाक्यों के जरिए कुछ विशेष जाने, और इतना ही नहीं, हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है यह भी दर्शाता है, इसके वाक्य यह भी दर्शाते हैं समयानुसार कि भूतकाल में कोई भी कार्य बार बार होता रहा था, यानी आदत झलकाता है,
आदत का भाव झलकता है। हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत जो भी वाक्य होते हैं, हाँ, आवश्यकता अनुसार वे उसका भी भाव देते हैं, आदत का भी भाव दर्शाते हैं। तो चलें अब कुछ वाक्यों को देखें उसके संबंध में। किसके संबंध में? जो 4 प्रकार के वाक्यों का निर्माण किया जाता है, साथ ही उसको सेंस के दृष्टि से भी कुछ वाक्यों को देखेंगे कि किस तरह से इसके सेंस जो है वो आदत का भाव देते हैं। तो चले आए, हम पहला वाक्य लिख दिए, ही इज राइटिंग अ लेटर, फुल स्टॉप। दूसरा वाक्य हो गया, सॉरी, वाज होगा, हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस है ना, वाज हो जाएगा। चलिए, ही वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। तीसरा हो गया, चलिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव बना देते हैं तब आगे बढ़ेंगे। वाज ही राइटिंग अ लेटर, प्रश्नवाचक से। चौथा हो गया, वाज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, प्रश्नवाचक से। और एक वाक्य दे देते हैं, he was always complaining. He was always complaining. छठा एक वाक्य और ले लीजिए, while he was singing Radha was dancing. चलिए, इतना ही सेंटेंस आप लोगों के सामने रख रहे हैं। चूंकि आगे भी बढ़ना है तो इतना ही से आप लोग समझ जाएंगे। तो चलें, पहले देखें कि जो सेंटेंस के अंतर्गत 4 प्रकार के वाक्यों का निर्माण होता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव इंट्रोगेटिव, उसके बारे में जान लें। तो पहला वाक्य क्या अफर्मेटिव है, या इसका स्ट्रक्चर देख लें। क्या है? ही वाज राइटिंग ए लेटर, वह पत्र लिख रहा था, हिंदी अर्थ यही हुआ। तो ही क्या है? सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर है। वाज क्या है? हाँ, हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर नंबर में। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब भी हो गई। अब यह जान लें कि पास्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वे क्या क्या होती हैं? वाज, वेयर। तो वाज होता है सिंगुलर नंबर में, वेयर होता है प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वाज, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वेयर। चलिए, अब समझेंगे आप लोग विधिवत। तो यही हो गया, वाज हो गया, ही सिंगुलर नंबर में, इसलिए वाज भी सिंगुलर नंबर में हेल्पिंग वर्ब हो गई।
या राइटिंग जो है यही प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी V1 प्लस ING, इसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अ लेटर जो है यही ऑब्जेक्ट है। फुल स्टॉप हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर में क्या समझे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट यदि रहेगा तो, नहीं तो अदर वर्ड्स रहेंगे तो अदर वर्ड्स, नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। फुल स्टॉप। चलिए अब दूसरा वाक्य देखें। सब्जेक्ट, अब तो आप लोग सब समझ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब नॉट है का मतलब नहीं होता है, नकारात्मक है, निगेटिव सेंटेंस है। हाँ, नकारात्मक में तो नहीं की जरूरत पड़ेगी ना। तो चलिए अब राइटिंग जो हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V1 प्लस ING। आगे बढ़ते हैं। अ लेटर जो है वह ऑब्जेक्ट है। फिर फुल स्टॉप। तो क्या स्ट्रक्चर हो गया? इसका फॉर्मूला क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस सब्जेक्ट प्लस आगे फुल स्टॉप। अब चलें इंट्रोगेटिव के बारे में देख लें। तो इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट के पहले सहायक क्रिया रख देते हैं, और यदि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा तो इस सहायक क्रिया के पहले उसको रख देंगे, बस। ठीक है? हाँ, यदि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाक्य में होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तब उसमें क्या करेंगे? हाँ, हेल्पिंग वर्ब के पहले उसको रख देंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को। चलें, तो समझ लिए आप लोग, जैसा कि हम प्रेजेंट टेंस में बता चुके हैं, उसको आप लोग देख लेंगे। तो हो गया क्या? यह हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट या V1 प्लस ING, अब तो विशेष जिक्र नहीं करना है। अ लेटर ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। इसका क्या हो गया फॉर्मूला? हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में V1 प्लस ING हो गया प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए निगेटिव इंट्रोगेटिव के बारे में देख लें। हाँ, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद हाँ इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव है, नकारात्मक है, नॉट रख देंगे, उसके बाद V1 प्लस ING हो जाएगा, उसके बाद में क्या है? अ लेटर यानी ऑब्जेक्ट, रहा तो ऑब्जेक्ट, नहीं रहेगा तो नहीं, उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये तो रहे 4 प्रकार के वाक्य जो कि हम लोग टेंस के अंतर्गत यूज करते हैं अपने कथन को व्यक्त करने के लिए। अब आगे थोड़ा सेंस के आधार पर कुछ वाक्यों को देख लें। टेंस और सेंस दोनों के आधार पर कुछ विशेष बातें जानें, जैसा कि हम चर्चा शुरू में किए हैं। तो जो 5वां सेंटेंस है वह क्या कह रहा है? ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग। इसका मतलब क्या हुआ ऐसे? कि वह हमेशा शिकायत कर रही थी। शिकायत कर रही थी, इसका मतलब कि बराबर हाँ कर रहा था, ही है, वह हमेशा शिकायत कर रहा था। इसका मतलब कि उसको शिकायत करने की आदत थी। हाँ, इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ऑलवेज लगाना पड़ता है, ऐसे जो आदत की बात दर्शानी होती है। तो इसमें क्या हो गया? इसका सेंस निकल गया क्या? हाँ, वही आदत का भाव दर्शाने का सेंस निकल रहा है कि वह हमेशा शिकायत कर रहा था, यानी उसकी आदत से शिकायत करने की, वह हमेशा शिकायत करता रहता था भूतकाल में। अब आगे चलें, देखिए इसमें 2 कार्य हो रहे हैं एक साथ। वैसे वाक्यों को भी हम क्या करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। तो जैसे देखिए, व्हाइल ही वाज सिंगिंग राधा वाज डांसिंग। हाँ, तो इसका क्या मतलब हो गया? देखिए दोनों कंटिन्यूअस में है, दोनों। तो इसका यह मतलब हो गया, हिंदी अर्थ जान लें, व्हाइल ही वाज सिंगिंग, जब वह गा रहा था तो राधा नाच रही थी। तो ऐसे 2 वाक्य जब एक साथ जारी हों, भूतकाल में चल रहे हों, तो वैसे वाक्यों की रचना इस प्रकार हम कर देते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। ठीक है?
कोई डाउट नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आए पास्ट परफेक्ट की तरफ। हाँ, समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ा आप लोगों को और विशेष चर्चा नहीं कर पाता हूँ, ऐसे आगे किया जाएगा। हाँ, जब इससे संबंधित प्रश्नों को आप लोग हल करेंगे, हाँ, जब प्रश्न आप लोगों के सामने रखे जाएंगे, हाँ, सॉल्व करने के लिए, एरर डिटेक्ट करने के लिए, तब उस समय विधिवत चर्चा हम करेंगे। चलिए आए, अब पास्ट परफेक्ट के बारे में आप लोग जाने। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसमें भी नियमतः 4 प्रकार के वाक्य बनते हैं। तो पहले इनके पहचान के बारे में आप लोग जान लें। तो पहचान के बारे में तो यह आप लोग पहले से ही जानते आ रहे हैं, किताबों में तो यह चर्चित हैं, किसी भी पुस्तक में पहचान के लिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान चुका था, चुकी थी, ये थे, थी इत्यादि से करते हैं, अंत में रहता है तो क्रिया। लेकिन कुछ सेंस के दृष्टि से भी देखिए, टेंस और सेंस बराबर कहते हैं कि टेंस और सेंस दोनों को ध्यान में रखना है सेंटेंस बनाते समय। तो इसमें जो है वो पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, पहले इस चीज को समझना है ना कि पास्ट परफेक्ट आखिर क्या कह रहा है, उसका मतलब क्या हुआ, सेंस क्या हुआ। तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है, हाँ, यह परफेक्शन शो करता है। और जो कंटिन्यूअस है इम्परफेक्ट, वो क्या करता है, वो परफेक्शन शो नहीं करता है। अभी पढ़े ना, हाँ, वो क्या बताता है कि रिपोर्ट लेने तक काम जारी था। और यह क्या बताता है कि रिपोर्ट लेने तक काम भूतकाल में हो चुका था। माने ये परफेक्शन शो करता है, काम की पूर्णता को दर्शाता है कि पूर्ण रूपेण कार्य जो था वो भूतकाल में समाप्त हो चुका था। हाँ, अब काम करने के लिए जरा सा भी बाकी नहीं था। जब रिपोर्ट लिया गया तो उस समय रिपोर्ट लेने के समय तक काम क्या हुआ था, पूरा हो गया था। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर चुका था, 100% काम जो था वो 100% हो गया था। तो अब तो आप लोग समझिएगा कि 100% का मतलब पूरा। तो चलें, लेकिन अब यहां पर एक बात है ग्रामर की दृष्टि से। हाँ, जो पास्ट इंडेफिनिट होता है और पास्ट परफेक्ट होता है, अब दोनों के बारे में थोड़ा सा जान ले। पास्ट इंडेफिनिट के बारे में तो जान गए, पहचान के बारे में जाने, यह भी जान गए, बहुत सी चीज़ें आप जाने। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का में जो भी वाक्य बनते हैं वो काम को क्या दर्शाते हैं कि भूतकाल में सामान्य रूप से हुआ, सामान्य रूप से। अच्छा, और पास्ट परफेक्ट में जो होता है इसमें क्या मतलब होता है, हाँ, कि काम जो था वो पहले, माने पास्ट इंडेफिनिट का जो टेंस बने, सेंटेंस बनेगा, उससे पहले जो पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत जो टेंस होंगे, जो भाव देंगे पूर्णता का, काम होने का, उससे और पहले जो पास्ट परफेक्ट का जो पूर्णता होगा उससे पहले हो जाएगा काम का। माने दो कार्य जब होंगे तो उसमें पहला जो काम पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, और सामान्य रूप से जो समाप्त होगा मैंने पास्ट परफेक्ट के बाद में उससे हम पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत रखेंगे। माने दो कार्य होंगे, लेकिन जो कार्य पहले समाप्त हो जाएगा पूर्ण रूपेण वो पास्ट परफेक्ट कहलाएगा,
और बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत होगा सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, यह भी ध्यान में रखिएगा। तो क्या हो गया, पहले काम जो समाप्त होगा दो कार्यों की तुलना में, तो उसमें वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत होगा और बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत होगा। यह जान लें। अच्छा, ये विशेष बात है। हाँ, और उसके लिए क्या उपयोग में लाया जाता है इसमें, अब उसको जान लें। तो सहायक क्रिया मान लीजिए, इसका तो जानिए रहे, पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, हैड होता है, हेल्पिंग वर्ब है। और दूसरी बात कि इसमें जो कंजंक्शन यूज किए जाते हैं, हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बीच में दोनों को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन लगाए जाते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं, वे क्या होते हैं, बिफोर, चाहे आफ्टर होगा, ये होता है व्हेन। ठीक है, और हैं, लेकिन अभी हम माने इतना चर्चा कर रहे हैं, वो सब जब प्रश्न हल किए जाएंगे उसमें सारी चीजें बताएंगे। चलिए अब इतना जान लें, तो आए अब सेंटेंस के जरिए कुछ विशेष जाने। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में भी 4 प्रकार के वाक्यों की रचना होती है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव इंट्रोगेटिव। अब उसके बारे में देखें। तो पहला सेंटेंस हम लिख दिए, राम हैड कंप्लीटेड द वर्क, हो गया। दूसरा हो गया, राम हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क। तीसरा हो गया, हैड राम कंप्लीटेड द वर्क। प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथा हो गया, हैड राम नॉट कंप्लीटेड द वर्क। प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये हैं, ये 4 प्रकार के वाक्य जो कि हम लोग अपनी कथन को व्यक्त करने के लिए टेंस के अंतर्गत उपयोग में लाते हैं। वे क्या हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो आए स्ट्रक्चर के बारे में इसके पहले जान लें, तब और कुछ विशेष जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, राम जो है वो सब्जेक्ट है। हैड क्या है, सहायक क्रिया बताएं, हेल्पिंग वर्ब। कंप्लीटेड क्या है, हाँ, V3 है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। चलिए, द वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट है, फुल स्टॉप। तो इसका क्या स्ट्रक्चर हुआ, अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तब फुल स्टॉप। निगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, तब नॉट, क्या कि नकारात्मक वाक्य है तो नहीं के लिए नॉट रखते हैं। उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। तो इसमें क्या हो गया, स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मूला इसका, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। अब चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका क्या फॉर्मूला हुआ, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट
आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब है, निगेटिव में, निगेटिव इंट्रोगेटिव में, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हो गया माने नहीं, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यह क्या हो गया, हैड राम नॉट कंप्लीटेड द वर्क, यानी फार्मूला बन गया या हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये तो रहा जो 4 प्रकार के वाक्य हम लोग अक्सर यूज में लाते हैं टेंस के अंतर्गत। अब कुछ पास्ट परफेक्ट से संबंधित वाक्यों के इस्तेमाल के बारे में जाने, एप्लीकेशन के बारे में जाने कि कहाँ कहाँ कैसे किस रूप में इनका उपयोग किया जाता है। तो यह जान लीजिए कि इनका उपयोग जो होता है 2 कार्यों को भूतकाल में जब समाप्त होने के लिए दर्शाया जाता है, तो एक वाक्य जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है और दूसरा जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है। तो उस समय पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है अक्सर, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो। हाँ, कुछ अपवादों में तो पास्ट परफेक्ट भी स्वतंत्र रूप से कार्य करें, लेकिन अक्सर वे पास्ट इंडेफिनिट के साथ कार्य करते हैं, दोनों मिल करके। तो 2 कार्यों में जो कार्य पहले किया जाता है पूर्ण रूपेणा, उसे हम पास्ट परफेक्ट में उसको पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं, अब बाद वाले को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। जैसे वाक्य आप लोग देख लें, चलिए इसको हटा देते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग समझें, द ट्रेन हैड started before I reached the station। तो देखें क्या है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो इसमें 2 कार्य हो रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, 2 कार्य हो रहे हैं। कौन कौन कार्य हैं, तो इस सेंटेंस के मुताबिक समझें। तो इसमें यह कह रहा है, हिंदी अर्थ जाने, कि गाड़ी खुल चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टार्टेड का मतलब क्या हुआ कि काम यह पूरा हो चुका था, पास्ट परफेक्ट को दर्शा रहा है। पास्ट परफेक्ट टेंस में यही ना बताए हैं अफर्मेटिव में कि हाँ, इसका स्ट्रक्चर यही ना होता है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद यह सहायक क्रिया हैड, उसके बाद में V3। तो यहाँ पर हो गया ना कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड का मतलब यह क्या हो गया, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। हाँ, यह काम पूरा हो चुका था। तो इसका मतलब पहले जान लें कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड का मतलब हुआ कि गाड़ी खुल चुकी थी। आई रीच द स्टेशन बिफोर आई रीच द स्टेशन, माने मेरे स्टेशन पर पहुंचने के पहले, बिफोर माने पहले, हाँ, मेरे स्टेशन पर पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। यानी मैं स्टेशन पर जब पहुंचा उसके पहले गाड़ी खुल चुकी थी।
तो काम कौन पहले हुआ? गाड़ी खुल चुकी थी। गाड़ी खुलने के बाद हम स्टेशन पर पहुंचे, यानी उसके पहले स्टेशन पर पहुंचने के पहले गाड़ी वो खुल चुकी थी। तो पहला काम गाड़ी खुलने का हुआ और सेकंड काम हुआ स्टेशन पर मेरे पहुंचने का। तो इसलिए जो काम पहले हो जाएगा पास्ट में भी, हाँ दोनों पास्टे में होंगे, लेकिन वो हाँ सबसे पहले पास्ट में जो कार्य होगा उसको पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत रखेंगे और सेकंड को पास्ट इंडेफिनिट में। और कंजंक्शन आवश्यकतानुसार बिफोर, आफ्टर, व्हेन जो भी होगा जैसे होगा वैसे उसको रखेंगे। हाँ वो कनेक्टर है, ही कनेक्ट करता है। इसमें दो, एक ये क्या है, ये दो क्लॉजेज हैं, आप लोगों को वाक्य के रूप में लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में अलग अलग कर दिए जाने पर दोनों वाक्य हो जाएंगे। लेकिन ये पूरा वाक्य है, यहाँ से यहाँ तक यह क्या है, इस सेंटेंस है। और इसमें जो द ट्रेन हैड स्टार्टेड हुआ, यह एक क्लॉज हो गया। अब बिफोर जो है यह क्या है, यह कंजंक्शन है, ये कनेक्टर है। आई रीच द स्टेशन, यह सेकेंड क्लॉज हो गया। ठीक है, तो आप लोग जान गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में जाने। हाँ आप लोगों का बहुत समय हम ले लिए। इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं समय को देखते हुए। तो आए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या डिनोट करता है? देखिए इसमें दो प्रकार के वाक्य होते हैं, दोनों का मिश्रण होता है। कौन कौन? एक पास्ट परफेक्ट का, एक पास्ट कंटिन्यूअस का। पास्ट परफेक्ट देखिए, अब प्लस क्या है, ये कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों का यह क्या है, मिश्रण होता है। जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो प्रेजेंट की बात ही या पास्ट की बात है। तो इसमें क्या इससे भाव झलकता है? इससे यह भाव झलकता है। देखिए इसका पहचान के तो आप लोग बारे में जानिए रहे, वो तो किताबों में दिया हुआ है। हाँ कोई समय दिया रहेगा, उससे काम होता रहा था, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि, ये सो तो सामान्य पहचान की बातें हैं। लेकिन एप्लीकेशन के बारे में आप लोग को जानना है। हाँ कि वाक्यों को किस तरह से हम अप्लाई करेंगे अपने कथन में, कहीं भी उस चीज़ को जानना है। ये तो बच्चों का खेल है, हाँ यह पहचान करना है। नहीं, एप्लीकेशन के बारे में आइए, इम्प्लीमेंट करने के लिए कि उसको हम आगे चल करके अपने कथन में किस तरह से अप्लाई करेंगे, ड्राफ्टिंग में किस तरह से अप्लाई करेंगे, कैसे लिखेंगे, उस चीज़ को जानना है। तो यह क्या दर्शा रहा है? हाँ परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का यह मेल है। पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट कंटिन्यूअस दोनों के मेल से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो परफेक्ट क्या दर्शाता है? परफेक्शन। और कंटिन्यूअस क्या दर्शाता है? इम्परफेक्शन। हाँ यह परफेक्शन प्लस इम्परफेक्शन का खेल है यहाँ पर। तो परफेक्शन और इम्परफेक्शन देखो दोनों उल्टा है। परफेक्शन यह दर्शाता है कि कोई काम पूरा हो गया, इम्परफेक्शन क्या दर्शाता है? कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? इम्परफेक्ट होता है ना। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? इम्परफेक्ट, प्रोग्रेसिव। इसका मतलब कि काम जारी था, पूरा नहीं हुआ था पास्ट टाइम में। आई परफेक्ट दर्शा रहा है कि नहीं, काम हो चुका था कुछ, हाँ कुछ काम हो चुका था। तो इसमें क्या होता है कि इसमें समय इसीलिए दिया रहता है। समय नहीं दिया गया रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आ जाएगा। इसीलिए
हाँ, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसमें समय दे दिया जाता है। उससे यह पता चले कि यह काम जो है वो पहले से होता आ रहा है। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अब पास्ट में कि मतलब कि पहले से हो रहा था 5 दिनों से, 4 दिनों से, और अभी भी वो जारी है, माने रिपोर्ट लेने तक वो काम जारी था। मान लीजिए हम एक सेंटेंस लिख दिए, चलिए सेंटेंस के जरिए जानिए। जैसे हमने लिख दिए कि ही हैड बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 5 days। चलिए अब इसे समझिए आप, ऐसे खाली थ्योरी बताने से नहीं होगा। चलिए अब समझ लीजिए। अब देखिए यह सेंटेंस है जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत है। तो यह क्या कह रहा है कि वह 5 दिनों से काम करता रहा था, यानी काम करता आ रहा था। कितने दिनों से? 5 दिनों से। तो कोई भी आदमी जब रिपोर्टर गया रिपोर्ट करने के लिए, देखने के लिए कि काम हो रहा है, तो काम कितने दिनों से हो रहा था? भूतकाल में 5 दिनों से। तो मान लीजिए कोई भी काम हो, अब 5 दिनों से हो रहा था, जब गया तो देखा कि काम अभी हो ही रहा है, इसका मतलब कि काम पूरा नहीं हुआ है, हुआ था तभी तो हो रहा था। रिपोर्टर जब गया रिपोर्ट लेने के लिए उस काम का, तो देखा कि वह जो है काम 5 दिनों से हो रहा था। आज उस समय तक रिपोर्ट लेने तक वो काम जारी था, पूरा नहीं हुआ था। तो उसमें क्या हो गया कि कुछ काम तो 5 दिन में अवश्य किया होगा। मान लीजिए कोई काम हो, एक काम हो, तो एक काम का 1/10वां भाग तो जरूर 5 दिन में किया होगा, ऐसी तो बात नहीं है। 100वां भाग किया होगा, लेकिन कुछ तो काम पूर्ण हो गया होगा और कुछ अधूरा था जिसको कि वो कर रहा था। इससे यही ना सेंस झलक रहा है। इसीलिए ना कहते हैं कि टेंस और सेंस दोनों के आधार पर वाक्यों का निर्माण होता है। तो अब आप लोग समझ गए कि इसीलिए कुछ परफेक्ट हो जाता है, काम पूरा हो जाता है, और कुछ इम्परफेक्ट रहता है जो कि वो जारी रहता है भूतकाल में। तो इसीलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्यों की जो रचना होती है वो इस प्रकार होती है। ठीक है, आइए अभी जान गए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या कहलाता है। कुछ काम उसमें पूरा हुआ रहता है भूतकाल में, और कुछ काम जारी रहता है पूरा करने के लिए। तो चलें अब इसके अंतर्गत भी जो हम बोलचाल की भाषा में, हाँ, चाहे लिखने पढ़ने की भाषा में, यानी अंग्रेजी भाषा में जो यूज में लाते हैं, वे 4 प्रकार के होते हैं टेंस के अंतर्गत। उन्हें भी आप लोग देख लें, क्योंकि समय तो बहुत ले लिया आप लोगों का। चलिए उनको भी देख लें और समझ लें। चलिए यहाँ लिख दिए हम, ही, पहला वाक्य लिख दिए, ही हैड बीन डूइंग द वर्क फॉर 5 days। दूसरा वाक्य लिख दिए, ही हैड नॉट बीन डूइंग द वर्क फॉर 5 days। तीसरा हो गया, हैड he been doing the work for 5 days। प्रश्नवाचक थे। चौथा हो गया, हैड ही
not been doing the work for 5 days, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये 4 प्रकार के वाक्य जो हैं अफर्मेटिव पहला, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा निगेटिव इंट्रोगेटिव। ये 4 प्रकार के वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत भी यूज में लाए जाते हैं किसी भी कथन को आवश्यकता अनुसार व्यक्त करने के लिए। तो आए देखें स्ट्रक्चर के बारे में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो क्या इसमें है स्ट्रक्चर में, पहले सब्जेक्ट है सिंगुलर नंबर, उसके बाद में यह क्या है हेल्पिंग वर्ब। अब बीन क्या है, बीन जो है वो हाँ बी का जो है जो प्राइमरी वर्ब बी होती है उसका यही तीसरा रूप है, पहले बता चुके हैं। और डूइंग क्या है, हाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप है, उसको हम क्या कहते हैं V1 प्लस ING, जैसा कि आप लोग जानते आ रहे हैं। और द वर्क ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर क्या है फॉर भी रख सकते हैं और सिंस भी रख सकते हैं आवश्यकता अनुसार। तो यहाँ क्या है पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम जब आएगा तो वहाँ सिंस वगैरह का यूज किया जाएगा। और ये पीरियड ऑफ टाइम शो कर रहा है इसलिए फॉर का इस्तेमाल किए हैं। और यहाँ ये टाइम डिनोटिंग वर्ड्स, ये टाइम डिनोटिंग वर्ड्स है, टाइम डिनोटिंग वर्ड्स को रख देंगे, उसके बाद में फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो चलें अब देख लीजिए स्ट्रक्चर क्या हुआ इसका। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हाँ बी का थर्ड फॉर्म बीन, उसके बाद V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस जो भी होगा, यहाँ फॉर है। और उसके बाद में टाइम डिनोटिंग वर्ड्स लिख देंगे, जो भी टाइम रहेगा उसको लिख देंगे। चले जैसा मैंने वाक्य रहेगा उसके मतलब, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। चलिए अब निगेटिव में चलें। सब्जेक्ट हो गया, फिर HV हो गया, हेल्पिंग वर्ब, नॉट हो गया नहीं का, बीन समझिए रहे बी का थर्ड फॉर्म, अच्छा डूइंग जानिए रहे V1 प्लस ING। चलिए अब तो बताना नहीं, ऑब्जेक्ट हो गया, ये फॉर हो गया, ये भी टाइम डिनोटिंग वर्ड्स हो गया। चलिए तो इसमें क्या हो गया, यहाँ भी फुल स्टॉप रहेगा आगे चल करके। हाँ तो इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हो गया, बीन हो गया यानी बी का थर्ड फॉर्म हो गया, V1 प्लस ING हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर हो गया, और उसके बाद में टाइम डिनोटिंग वर्ड हो गया, फुल स्टॉप हो गया। चलें अब इंट्रोगेटिव में देखें। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बी का थर्ड फॉर्म, उसके बाद V1 प्लस ING, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में फॉर है तो फॉर, चलिए इसमें फॉर है इसलिए टाइम डिनोटिंग वर्ड, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी का थर्ड फॉर्म यानी बीन प्लस हो गया V1 प्लस ING अब प्लस सब्जेक्ट, अब प्लस फॉर है तो फॉर लिखेंगे, सिंस रहेगा तो सिंस लिखेंगे, उसके बाद टाइम डिनोटिंग वर्ड्स लिखेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह है। चलिए आगे निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट नहीं है तो, अच्छा उसके बाद बी का थर्ड फॉर्म बीन हो गया प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, आई प्लस फॉर या सिंस जो भी रहेगा, यहाँ फॉर है इसलिए फॉर हो गया, और उसके बाद में टाइम डिनोटिंग वर्ड्स हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। चलें तो हो गया क्या स्ट्रक्चर, इसका फार्मूला तैयार हो गया। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी का थर्ड फॉर्म यानी बीन प्लस यहाँ पर क्या हो गया V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर, अब सिंस रहेगा तो सिंस, यहाँ फॉर है इसलिए फॉर, अब प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये रहे आप लोगों के आज पास्ट टेंस से संबंधित कुछ विशेष बातें। तो साथियों आज बस इतना ही। आप लोगों का समय तो बहुत काफ़ी लग गया, लेकिन टॉपिक ऐसा था
कि अधूरा छोड़ना हम उचित नहीं समझ रहे थे। इसलिए चलिए, देर सही लेकिन दुरुस्त कार्य हुआ। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। अगले सेशन में फ्यूचर टेंस से संबंधित कुछ विशेष बातें आप लोगों को बताई जाएंगी। तो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।